मेरे ताश के 53वें पत्ते। तीसरे बादशाह हम हैं। दोनों के बीच इतने तल्ख रिश्ते थे कि यश चोपड़ा को शूटिंग शेड्यूल को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, जहां कभी अमिताभ के सीन पहले शूट होते और शत्रु के बाद में, या कभी शत्रु पहले आते और अमिताभ बाद में। मगर मजे की बात यह कि कैमरे पर इनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोनों आपस में बात भी नहीं करते थे। इस फिल्म में राखी का किरदार भी बहुत खास था। वो एक डॉक्टर बनी है जो खदान के मजदूरों की सेवा करती है और अमिताभ बच्चन के किरदार से जुड़ती है। राखी और अमिताभ की केमिस्ट्री इससे पहले भी फिल्मों में खूब चली थी और इस फिल्म में भी दोनों के बीच की समझ दर्शकों को खूब पसंद आए। वहीं नीतू सिंह का किरदार शशि कपूर के साथ जुड़ा हुआ था और प्रवीण बॉबी शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट थी। फिल्म की ये तीनों जोड़ियां उस दौर की ग्लैमरस और सशक्त जोड़ियों में गिनी जाती थी, लेकिन इन किरदारों की गहराई कहानी के इमोशनल ग्राफ को बहुत मजबूत बनाती है। इस फिल्म की एक और खास बात थी इसके सेट्स और सिनेमेटोग्राफी। रानी चटर्जी द्वारा फिल्माए गए विजुअल्स इतने असरदार थे कि उस समय की बाकी फिल्मों की तुलना में काला पत्थर काफी अलग नजर आती थी। कोयले की खदान, पानी से भरे टनल, मजदूरों के झोपड़े, मेडिकल कैंप और खदान के बाहर की दुनिया, सब कुछ बेहद ऑथेंटिक लगा और यही वजह थी कि दर्शकों को कहानी से कनेक्ट करने में देर नहीं लगी। लेकिन फिर भी उस दौर में फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी उम्मीद थी। फिल्म का म्यूजिक जितना सिंपल था उतना ही गहरा था। साहिर लुधियानवी के लिखे गानों में एक दर्द, एक सच्चाई और एक गहराई थी। खासकर एक रस है जिंदगी और मुझे प्यार का तोहफा देकर जैसे गाने उस दौर की भावना को बहुत अच्छे से बयां करते थे। और धूम मचे धूम गाना बाद में यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने जब धूम फिल्म बनाई तो इस गाने के टाइटल को लेकर ही पूरी फिल्म फ्रेंचाइजी तैयार की। यह इस बात का सबूत है कि फिल्म चाहे उस समय बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही हो, लेकिन उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर जरूर पड़ा। एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन जिस शर्ट को पहनते हैं वह वही शर्ट थी जो उन्होंने फिल्म दीवार में पहनी थी, और इस बार भी उसमें नीचे गांठ बांधी हुई थी, जिससे उनके किरदार की निराशा और विद्रोह दोनों जाहिर होते थे। इसके अलावा फिल्म के कुछ सीन में पीछे दीवारों पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, चेचक के बारे में बताए और 1 रुपया ले जाए। यह उस समय की सरकार द्वारा चलाए गए चेचक जागरूकता अभियान का हिस्सा था और इस तरह फिल्म ने समाज के कई मुद्दों को छोटे छोटे संदर्भों में छूने की कोशिश की थी। यश चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म के एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर का रोल धर्मेंद्र निभाए, लेकिन जब धर्मेंद्र ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि यह किरदार छोटा है और फिल्म में उसका खास असर नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और फिर परीक्षित साहनी को ये किरदार दिया गया, जो बाद में 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों में भी नजर आए। फिल्म का हर एक किरदार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने अंदाज में कहानी को मजबूत करता है। चाहे वो सत्येन कप्पू हो, मैकमोहन हो, मदन पुरी हो या शरद सक्सेना, सभी की उपस्थिति ने फिल्म को और जमीन से जोड़ा। सलीम जावेद की जोड़ी ने यश चोपड़ा के लिए दीवार, त्रिशूल और फिर काला पत्थर जैसी 3 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन काला पत्थर के बाद उन्होंने यश चोपड़ा के लिए कोई भी स्क्रिप्ट साथ में नहीं लिखी। बाद में जावेद अख्तर ने उनके लिए फिल्म मसाल लिखी और सलीम खान ने विजय। लेकिन खास बात यह है कि सलीम खान का नाम विजय के क्रेडिट में नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो स्क्रिप्ट घोस्ट राइटिंग में लिखी थी। उस समय यह आम बात थी कि बड़े लेखक कई फिल्मों में बिना क्रेडिट काम करते थे। काला पत्थर की शूटिंग के दौरान बहुत सारी टेक्निकल चुनौतियां आईं, जैसे पानी का प्रेशर बनाए रखना, कैमरे को सुरक्षित रखना और कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अंडरवाटर सीन्स में कई बार कलाकारों को घंटों तक गीले कपड़ों में रहना पड़ता था, जिससे उन्हें ठंड और थकान का सामना करना पड़ता था, मगर किसी ने भी शूटिंग में कोई कोताही नहीं की। सभी जानते थे कि वो एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो इतिहास का हिस्सा बनेगी। यश चोपड़ा खुद हर सीन को बहुत बारीकी से डिजाइन करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने असिस्टेंट रमेश तलवार को फिल्म का एक गाना, बाहों में तेरी, पूरी तरह शूट करने के लिए कहा, ताकि वे खुद बाकी सीन्स की प्लानिंग कर सकें। रमेश तलवार ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और यश चोपड़ा ने भी उनके काम की तारीफ की। फिल्म के रिलीज के बाद दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ को लगा फिल्म बहुत डार्क है, कुछ को लगा इसका क्लाइमैक्स बहुत लंबा है, मगर धीरे धीरे यही फिल्म लोगों के दिलों में जगह बनाती गई। और आज जब हम फिल्म इतिहास पर नजर डालते हैं तो काला पत्थर को एक कल्ट फिल्म की तरह देखा जाता है। एक ऐसी फिल्म जो सच्ची घटना पर बनी, जिसने मजदूरों की तकलीफें, पूंजीवाद की सच्चाई और मानवता के संघर्ष को बड़े पर्दे पर लाकर रख दिया। फिल्म काला पत्थर के साथ सबसे बड़ा और दुर्लभ पहलू ये रहा कि ये एक ऐसी घटना पर आधारित थी जिसे उस समय की सरकार भी पूरी तरह छुपाना चाहती थी। चासनाला खदान त्रासदी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, अखबारों में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी और न ही जनता को उसकी भयावहता का सही अंदाजा था।
ऐसे में जब सलीम जावेद ने इस विषय पर स्क्रिप्ट लिखी तो उन्हें कई लोगों ने चेतावनी दी कि ये फिल्म लोगों को अपील नहीं करेगी क्योंकि इसमें न तो वो ग्लैमर है न कोई रोमांच, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सोच पर अडिग रहते हुए इसे एक इमोशनल ड्रामा के रूप में लिखा और जब यश चोपड़ा इस कहानी से जुड़े तो उन्होंने अपनी पूरी सिनेमैटिक क्षमता झोंक दी। फिल्म के गाने भले उस दौर में खास हिट न हुए हों लेकिन आज भी एक रस है जिंदगी या धूम मचे धूम जैसे गाने लोगों के दिलों में जिंदा हैं। खासकर ये जानकर कि बाद में धूम जैसी फिल्म फ्रेंचाइजी इसी गाने के टाइटल से प्रेरित हुई। फिल्म की रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर इसे एवरेज रिस्पांस मिला, लेकिन जैसे जैसे टीवी और सैटेलाइट चैनल्स पर इसका प्रसारण हुआ लोगों ने इसकी गहराई को समझा और अब ये फिल्म हर उस लिस्ट में शामिल होती है जिसमें हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों का जिक्र होता है। फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग तीसरे बादशाह हम हैं, या मुन्ना जब तुम्हारे दूध के दांत टूट रहे थे हम तब से ताले तोड़ते आ रहे हैं। ये लाइनें सिर्फ संवाद नहीं थी, ये किरदारों की आत्मा थी। उस समय के आलोचकों ने फिल्म की तारीफ इसकी संवेदनशीलता, सामाजिक मुद्दे और रियलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए की थी। हालांकि कुछ ने इसकी धीमी गति और गंभीर टोन को फिल्म की कमजोरी बताया, मगर अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यही गंभीरता ही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये फिल्म 1979 की टॉप 5 ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल थी, जिसमें अमिताभ बच्चन की 3 फिल्में शामिल थीं, यानी कि उनकी लोकप्रियता उस समय चरम पर थी। और इसके बावजूद काला पत्थर जैसी संवेदनशील फिल्म करना उनकी अभिनय क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ये फिल्म गेम चेंजर साबित हुई। उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि गंभीर किरदार भी निभा सकते हैं। इस फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पमला चोपड़ा ने इसमें अपनी आवाज दी थी और यश चोपड़ा की हर फिल्म में किसी न किसी रूप में उनकी सिंगिंग की छाप रहती थी। वहीं साहिर लुधियानवी की ये यश चोपड़ा के साथ आखिरी फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म के जरिए मजदूरों के दर्द, संघर्ष और उम्मीद को शायरी में बदल दिया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म काला पत्थर एक साहसी प्रयास थी जो न सिर्फ एक बड़े हादसे को उजागर करती है बल्कि भारतीय सिनेमा के उस दौर को भी दर्शाती है जब कलाकार सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक थे। इस फिल्म ने सिखाया कि एक अच्छी कहानी, गहरे किरदार और सच्ची भावना के बिना कोई भी फिल्म सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाती है, लेकिन जब हर फ्रेम में सच्चाई और संवेदना हो तो वही फिल्म इतिहास बन जाती है। और काला पत्थर वाकई हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक अमिट छवि बन चुकी है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय मजदूरों की अनकही दास्तान है जिसे सिनेमा के पर्दे पर बेहद शिद्दत से पेश किया गया था। तो ये थी हमारी फिल्म काला पत्थर पर अनसुनी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस फिल्म पर लाए। धन्यवाद।